नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कोई किसी बड़े अपराध की वारदात को अंजाम दे और ऐसा करने से पहले तीर्थाटन पर निकल जाए, ऐसा सुनने को आमतौर पर नहीं मिलता। लेकिन आज की कहानी में जो किरदार है उसने कुछ ऐसा ही किया है। उसने दिल को दहला देने वाली एक घटना को अंजाम दिया है और उस घटना ने सिर्फ उस शहर को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को, या फिर ये कहे कि देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। लेकिन उसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन किरदार है, उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। क्या है ये कहानी, क्या है पूरा मामला, क्यों उसने ऐसा किया, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताता हूँ। ये घटना है बिहार के लखीसराय शहर की और तारीख है 20 नवंबर। आप जानते हैं अब से 2 या 3 दिन पहले की ये बात है। 20 नवंबर का दिन छठ महापर्व का दिन था और इस रोज़ छठी मैया को सुबह का अर्घ्य देना था, यानी भगवान सूर्य को सुबह का अर्घ्य देना था। तमाम लोग खुशियों में सराबोर थे, क्योंकि मेरे हिसाब से बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा लोक पर्व है तो वो छठ पर्व ही है। बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की और तकरीबन सारे परिवार के लोग छठ पर्व करते हैं, उसमें शामिल होते हैं पूजा में। तो 20 नवंबर को ऐसे ही सुबह का अर्घ्य देने का वक्त था और अर्घ्य देने के बाद तमाम लोग तालाब और नदियों के किनारे से वापस अपने अपने गांव और घरों को लौट रहे थे। इसी बीच लखीसराय शहर में एक बहुत बड़ी वारदात हुई। हुआ ये कि सुबह का पूजा कर लौट रहे एक परिवार पर किसी गुमनाम शख्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कई गोलियां चलाई, कम से कम आधे दर्जन गोलियां या फिर उससे भी ज़्यादा गोलियां। और इस तरह की अंधाधुंध फायरिंग में उस परिवार के तकरीबन 6 से 7 लोग बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। और गोली लगना मतलब कोई मामूली बात होती नहीं। लोग ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर गए, लहूलुहान हो गए, छटपटाने लगे। और ये मंजर देखकर उस पूरे इलाके में भगदड़ के हालात पैदा हो गए। लोगों ने पीड़ित परिवार को संभाला और इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर जो हमलावर था वो मौके से फरार हो गया, भाग गया। 6 लोगों को गोली लगी थी। सारे के सारे एक ही परिवार के लोग थे और ये झा परिवार है। झा समाज जो है आमतौर पर मैथिल ब्राह्मण होते हैं और इसी झा परिवार पर यह हमला हुआ था। इस हमले में 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस परिवार की 24 साल की एक बेटी थी दुर्गा झा, वो इस हमले में बुरी तरह से ज़ख्मी हुई और उसके साथ साथ 3 लोग और ज़ख्मी हुए। तो सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 24 साल की उस लड़की की भी मौत हो गई, दुर्गा की। अभी जो जानकारी है, या जब तक मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक उस परिवार के 3 लोग अभी भी अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और पूरा परिवार काफ़ी गमज़दा है। और इस मामले में चूंकि अब यह केस ट्रिपल मर्डर का केस बन चुका है, तो पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस की छानबीन में जाहिर सी बात है घर वालों से पूछताछ हुई है। ये समझने की कोशिश की गई है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने गोली चलाई। पुलिस को कुछ चश्मदीद मिले, कुछ टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस को मदद मिली और पुलिस ने जल्द ही ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये पहचान कर ली कि हमलावर कौन था। हमलावर लड़के का नाम आशीष चौधरी है, जो लखीसराय का ही रहने वाला है। लखीसराय का एक नौजवान आशीष चौधरी इस वारदात को अंजाम देता है और उसके साथ शायद एक और लड़का था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आशीष ने ऐसा क्यों किया? झा परिवार से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो झा परिवार के लोग ये बताते हैं कि आशीष जो है उनके परिवार की बेटी दुर्गा झा को काफ़ी दिनों से स्टॉक कर रहा था, परेशान कर रहा था और उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। खुद दुर्गा इसके लिए तैयार नहीं थी और परिवार के लोग भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इस कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि आशीष का हौसला बढ़ गया और उसने इस तरह से छठ पर्व के दिन परिवार पर गोलियों से हमला किया। अब ये बात पुलिस के लिए भी एक बहुत झटके वाली बात थी कि इतनी बड़ी घटना हुई और इस घटना को अगर टाला जा सकता था, अगर जो संभावित कातिल या हमलावर है अगर उसे वक्त रहते पकड़ा जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। तो पुलिस के लिए भी घर वालों के इल्ज़ाम के बाद जवाब देना मुश्किल होने लगा, भारी पड़ने लगा। पुलिस ने इस मामले की छानबीन अपने तौर पर शुरू की और आशीष के घर में
और उसके जो भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहाँ पर छापेमारी करने लगी। आशीष तो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका एक दोस्त गिरफ्तार हुआ, उमेश साव नाम का। उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो तो खैर सुनाई ही, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आशीष के घर में पुलिस ने जब छापेमारी की तो उसके घर से पुलिस को एक डायरी मिली। उस डायरी में 15 पन्नों का एक लंबा चौड़ा नोट आशीष चौधरी नाम के उस नौजवान ने लिख रखा था, और उस नोट का हेडिंग था या टाइटल जो भी आप कहें वो था अतीत। अतीत मतलब गुजरा हुआ वक्त। आशीष ने इस अतीत में ये लिखा था कि दुर्गा झा से उसकी मुलाकात आज से कई साल पहले लखीसराय में ही हुई थी, और दुर्गा से मिलते ही उसे दुर्गा से प्यार हो गया था और दुर्गा भी उसे चाहने लगी थी। ये रिलेशनशिप चोरी छुपे लोगों की नज़रों से बचते बचाते परवान चढ़ता रहा, और एक वक्त ऐसा आया जब दुर्गा ने आशीष को ये इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि वो अपने घर वालों से दूर आशीष के साथ रहना चाहती है, उसके साथ वक्त गुजारना चाहती है। आशीष उन दिनों कोई काम नहीं करता था, दोनों लखीसराय में रहते थे, और लखीसराय में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि दोनों जो है एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर पाते, क्योंकि छोटा शहर है, हर कोई एक दूसरे को जानता है। और इस तरह की जगहों पर आमतौर पर, और जिस तरह से हमारा समाज है, अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं या साथ में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग किस्म की दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। तो आशीष और दुर्गा अब एक साथ रहना चाहते थे, और इसी प्लानिंग के तहत दुर्गा ने पढ़ने का बहाना किया और अपने घर से पहुंची पटना। आशीष भी अपने घर से पटना पहुंचा और दोनों वहां चुपचाप रहने लगे। लिव इन में उन्होंने एक कमरा लिया और काफ़ी वक्त तक दोनों लिव इन में भी रहे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दुर्गा जो है वो काम काज की भी तलाश में थी, और आशीष ने अपनी डायरी में ये लिखा है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को या होने वाली पत्नी दुर्गा को मदद करने के लिए न सिर्फ जीतोड़ मेहनत मजदूरी की, जबकि उससे पहले वो अपने पिता के पैसों पर ऐश मौज की ज़िंदगी जीता था, लेकिन चूंकि दुर्गा की जिम्मेदारी उस पर थी और वो एक अच्छे रिश्ते को जीना और निभाना चाहता था, तो उसने दुर्गा का हर संभव ख्याल रखा और उसके लिए मेहनत मजदूरी सब कुछ किया। आशीष का ये कहना है कि उसने पटना में हथुआ रोड पर तनिष्क ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है, उस ज्वेलरी शॉप में खुद अपने प्रयास से, अपनी कोशिशों से अपनी गर्लफ्रेंड दुर्गा को नौकरी भी दिलवाई, और दोनों लिव इन में रह रहे थे और वक्त अच्छा गुजर रहा था। इसके बाद, ये कई साल पुरानी बात है, इसके बाद दुर्गा और आशीष अपने अपने घर भी लौटे और अपने अपने घर में रहे भी। लखीसराय में रहते हुए वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे ताकि घर वालों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में खबर ना हो, लेकिन जैसे ही वो लखीसराय से बाहर पटना जाते थे फिर उनकी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलती थी। लेकिन इस बीच आशीष का कहना है कि उसे तब बहुत ज़ोर का झटका लगा जब साल 2021 में उसे ये पता चला कि दुर्गा जो है उसे डबल क्रॉस कर रही है। डबल क्रॉस मतलब दुर्गा उसके साथ रह तो रही थी, उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप का वादा तो करती थी, लेकिन असल में वो आशीष के अलावा एक और लड़के के साथ भी बहुत क्लोज थी, बहुत इंटीमेट थी, और सुमित नाम के उस लड़के से दुर्गा की घनिष्ठता ज़्यादा ही हो चुकी थी। आशीष ने अपनी डायरी में लिखा है कि एक रोज़ उसने दुर्गा को वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल करने के बाद जब उससे बातचीत हो रही थी तो उसने देखा कि दुर्गा के बेड पर एक और लड़का आशीष वो सोया हुआ है, वो लेटा हुआ है। ये देखकर आशीष को बहुत ज़ोर का झटका लगा। कोई भी पार्टनर, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर करना जो है वो पसंद नहीं करता है, और ये सिर्फ हमारे समाज की नहीं, दुनिया का एक ही निज़ाम है, एक ही दस्तूर है। तो आशीष जो है ये चीज़ देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने दुर्गा से लड़ाई की, दुर्गा को बहुत डांटा फटकारा, और आशीष ने अपनी डायरी में लिखा है कि दुर्गा ने इस बात को रियलाइज़ किया, चूँकि वो पकड़ी गई थी, तो उसने माफ़ी भी मांगी, और आशीष ने यह तय किया कि वो दुर्गा को एक और मौका देगा। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि दुर्गा ने धीरे धीरे आशीष से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब दुर्गा जो है एक इंडिपेंडेंट गर्ल बन चुकी थी, वो नौकरी तो करती ही थी, उसको पटना जैसे बड़े शहर का एक्सपोजर मिल चुका था और पढ़ाई लिखाई भी कर चुकी थी, तो उसे अब आशीष की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा आशीष का कहना है, और इसीलिए आशीष को वो डंप करके आगे बढ़ना चाहती थी।
ये जो रिजेक्शन था या ये जो अफेयर में धोखे वाली बात थी या जो ब्रेकअप कह लें वो था, इस चीज़ ने आशीष को बहुत ज़्यादा परेशान किया। इतना ज़्यादा कि आशीष इस कमिटेड रिलेशनशिप के इस तरह से ब्रेकअप होने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और वो बदले की आग में जल रहा था। वो काफ़ी परेशान था। उसने दुर्गा को कई बार अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच इस लव स्टोरी में एक और ख़तरनाक ट्विस्ट आया। हुआ ये कि एक दिन दुर्गा के घर वालों ने आशीष के घर पर धावा बोल दिया, और धावा बोलने के बाद उसके पूरे परिवार के साथ बहुत ही बदतमीज़ी की, बहुत उन्हें डराया धमकाया, गाली गलौज किया, और आशीष के साथ भी बहुत बुरी तरीके से पेश आए, और ये कहा कि वो हरगिज़ उनकी बेटी के साथ बातचीत करने या उसके करीब आने की कोशिश न करे, वो ख्वाबों में भी दुर्गा के बारे में न सोचे, नहीं तो उसकी खैरियत नहीं और उसके परिवार वालों का खैर नहीं। ये बात आशीष को बहुत बुरी लगी और पूरे समाज में उसके मुताबिक उसकी भारी बेइज्जती हुई, उसके परिवार की नाक कट गई। और वो दिन था, और एक आज का दिन जब ये घटना हुई, तब से लेकर अब तक तकरीबन 2 साल या 1.5 साल तकरीबन, इतने दिनों तक वो बदले की आग में लगातार जलता रहा। ब्रेकअप हो चुका था, लड़की ने अपनी तरफ से कम उसे डंप कर दिया था, उससे बात नहीं करना चाहती थी, लड़की के घर वाले उसे जलील करके चले गए थे, और आशीष बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अब उसका इरादा ये था कि वो किसी भी तरह से इस सदमे से बाहर निकले। उसका कहना है कि वो डिप्रेशन में आ गया था, और उसके दोस्तों ने उसे काफ़ी कंसोल किया, समझाया बुझाया। इसके बाद उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। कई बार उसे ये ख्याल आया कि वो खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन आशीष का कहना था कि अगर उसने खुद को ख़त्म कर लिया होता तो लोग तरह तरह की बातें बनाते और ये कहते कि एक लड़की के चक्कर में मर गया। तो ये बात जो है, उसका कहना था कि मौत के बाद भी ये बात उसे कबूल नहीं थी, और उसके परिवार वालों को भी ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उसने ये तय किया कि अब वो अपने अपमान और अपने साथ हुए धोखे का बदला लेगा। लेकिन बदला लेने से उसको ये भी पता था कि अगर वो कुछ ऐसी घटना करता है, चाहे किसी की हत्या करता है या किसी पर हमला करता है, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक होंगे। तो वो निर्णय नहीं ले पा रहा था, वो तय नहीं कर पा रहा था। तो उसने फिर अपने दोस्तों के साथ ये प्लानिंग की कि वो बाइक पर बिहार से निकलेगा और हमारे देश में हिंदुओं के जो पवित्र तीर्थ स्थल है 12 ज्योतिर्लिंग, उन सारे 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा करेगा, और इन ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा करके वो ऊपर वाले से अपनी पीड़ा कहेगा, अपना दर्द ऊपर वाले को सुनाएगा, और साथ ही उनसे मार्गदर्शन भी लेना चाहेगा कि वो कैसे इस परेशानी से बाहर आए। लेकिन आशीष का ये कहना है कि उसके जो दोस्त बाइक पर इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए तैयार हुए थे, वो ऐन मौके पर पीछे हट गए। लेकिन चूंकि आशीष के मन में काफ़ी उथल पुथल थी, वो दर्शन करना चाहता था, तो उसने तय किया कि दोस्तों के पीछे हट जाने पर भी वो अपनी यात्रा ज़रूर करेगा। और फिर वो एक रोज़ बाइक लेकर पूरे भारत भ्रमण पर निकल गया, और अलग अलग जगहों की यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर वो बिहार लखीसराय अपने घर वापस आ गया। लेकिन विडंबना ये रही कि इतनी लंबी यात्रा, इतना पूजा पाठ, इतना दर्शन मनन चिंतन, इन सारे चीज़ों के बावजूद न तो दुर्गा उसके दिमाग से निकली, और न ही दुर्गा के घर वालों का वो अपमानजनक व्यवहार उसके दिमाग से हट सका। लिहाजा आशीष ने यह तय किया कि अब वो दुर्गा को और उसके घर वालों को सबक सिखाएगा, और इसी के तहत उसने फिर 20 नवंबर को, यानी छठ पर्व का जो दिन था, उस दिन सुबह सुबह जब पूरा झा परिवार भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर अर्घ्य देकर वापस आ रहा था, उस समय उसने झा परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ये सारी बातें आशीष नाम के, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस लड़के ने अपने डायरी में लिख रखी है। पुलिस ने वो डायरी बरामद कर ली है। आशीष फिलहाल फरार है। आशीष के दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज नहीं तो कल आशीष गिरफ्तार भी हो जाएगा। सबूत के तौर पर जो टेक्निकल एविडेंस हैं वो तो है ही, डायरी है, डायरी के पन्ने हैं, और जिस तरह से घटना हुई है वो सारे सीक्वेंस जो है एक दूसरे से जुड़ते हुए नज़र आते हैं। तो पुलिस ने एक तरह से देखा जाए तो केस तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है या इस मामले का मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। उधर झा परिवार का ये कहना है कि ये एक तरफा प्यार का मामला था। उनकी बेटी जो है वो बिल्कुल आशीष को चाहती नहीं थी और उससे शादी नहीं करना चाहती थी। आशीष उनको परेशान कर रहा था, इसीलिए उन्होंने न सिर्फ आशीष को डराया धमकाया था, बल्कि पुलिस से भी इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
हालांकि आशीष की स्टोरी अलग है। उसका कहना है कि दुर्गा जो उनके परिवार की बेटी थी, झा परिवार की, उसने पहले उसके साथ प्यार का ड्रामा किया और फिर उसे धोखा दिया, जिस सदमे से वो बाहर नहीं निकल पाया। तो ये थी पूरी कहानी जो अपने आप में बहुत दुखद है और बहुत ही शॉकिंग भी, कि कोई लड़का ब्रेकअप के बाद या कोई लड़की भी ब्रेकअप के बाद किस तरह के मेंटल सेटबैक से गुजरता है कई बार, जो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं करता या पीछे नहीं हटता। अपने आप में बहुत ही विचलित करने वाली और बहुत ही दुखी करने वाली कहानी है ये। इस कहानी को सुनकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? क्या इस तरह की घटना को होने से रोका जा सकता था? अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले, कल जो मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोच्चि केरल की पुलिस ने एक लड़के की गुमशुदगी के मामले को कई सालों के बाद कामयाबी पूर्वक सुलझा पाई और उस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। असल में वो सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि कत्ल का मामला था। तो क्यों हुआ एक लड़के का कत्ल, क्यों उस मामले को सुलझाने में कोच्चि पुलिस को कई सालों का वक्त लग गया? अगर आप जानना चाहते हैं उसके पीछे क्या स्टोरी थी, तो आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उस कहानी को सुन सकते हैं। वो कहानी आपको लिस्ट में दिखेगी। कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है आइए पढ़ते हैं। पूनम साव जी ने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि टू द पॉइंट नरेशन, रिगार्ड्स, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। इन्होंने ये भी लिखा है। थैंक यू वेरी मच इस तरह की हौसला अफजाई के लिए। दीपक हीरा जी लिखते हैं कि उस कहानी को सुनते हुए उन्होंने कहानी को बीच में ही तकरीबन प्रेडिक्ट कर लिया था कि उसका क्लाइमेक्स या एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। तो खैर थैंक यू वेरी मच। ये ऑब्वियसली मतलब आपकी अपनी समझदारी है, उसकी दाद देनी होगी। रेखा भट्ट जी ने कपड़ों की तारीफ़ की है और खैर वो हमेशा ही मेरा मार्गदर्शन करती है और मेरी तारीफ़ भी करती रहती हैं और हौसला अफजाई भी करती हैं। थैंक यू वेरी मच रेखा जी। और नमस्कार सर जी, एक हमारे दर्शक ने लिखा है, श्याम माली जी ने कहा, थैंक यू वेरी मच। उमेश रोटाके या रोताके जो भी है, इन्होंने लिखा है, मतलब बहुत बहुत स्वागत आपका सरनेम अगर मैं ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। इन्होंने लिखा है कि वो मेरी कहानियाँ सुनते हुए दफ्तर में काम करते हैं और उनको मेरी पेशकश काफ़ी अच्छी लगती है। परूप श्रेष्ठा जी ने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका। पंका भार्गव के नाम से एक आईडी है और उन्होंने बड़े प्यार से लिखा है, सुपी भाई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। देखिए मेरा नाम तो सुप्रतिम है, लेकिन प्यार से कोई कुछ भी कह दे तो बुरा नहीं लगता, और वाकई अगर बुरे तरीके से कोई अच्छी बात कहता है तो भी बुरा लगता है। तो इन्होंने इतने प्यार से सुपी भाई लिखा है तो समझ लीजिए कि इनके इस जेस्चर ने मुझे बहुत छुआ है दिल को। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, स्वागत है आपका। विनय नासवाले जी, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। इमानुएल प्रधान जी ने भी कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि सर मैं आपका वीडियो रोज़ सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आप शम्स सर को पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ओके, इनका ये कहना है कि शम्स सर को पिछले 5 साल से सुनते हैं, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है और मेरी कहानियाँ भी वो सुना करते हैं। राधे का दीवाना के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। राजेंद्र पंवार जी, इसके शॉर्ट पॉलिटिकल अड्डा के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि कोई हॉरर स्टोरी मैं सुनाऊं। निशार आर्ट क्लास, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में शोभा सिंह जी और मानसी वोरा ने भी कमेंट किया, उन्होंने सुपर वॉइस लिखा है। प्रदीप भाई और संदीप धामरे जी ने भी विश किया है और कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक बार में पढ़ नहीं सकता, आप जानते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि नाम भी लिखिए अपना और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, आज की स्टोरी पर अपनी राय भी दीजिए, ताकि ये हमारा और आपका जो 2 वे कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है वो यूं ही आगे भी चलता रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।